नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट स्पार्क। इस चैनल के माध्यम से हम पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक कवर कर रहे हैं, जो कि वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक रहती है। तो अगर आप पूरी की पूरी एम लक्ष्मीकांत बुक समझना चाहते हैं, भारत की राज व्यवस्था को जानना चाहते हैं, तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो नोट्स फॉर्म में हम आपको पढ़ाते हैं। इस प्रकार से नोट्स फॉर्म में पढ़ाने का हमारा मकसद यही है कि कोई पॉइंट छूट ना जाए, हर पॉइंट क्लियर हो। ठीक है, चैप्टर्स में से बनाए गए नोट्स हैं, अलग से आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी को कॉपी कर लें। तो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 4 इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत बुक, चैप्टर नंबर 4 प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हमने प्रियम्बल के टेक्स्ट को भी जान लिया। तो ये अब इंपॉर्टेंट वर्ड्स चल रहे हैं, टर्म्स हैं जो कि प्रियम्बल में दी हुई हैं। ठीक है, तो थर्ड जो टर्म है वो है सेकुलर। सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली यानी जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल के अंदर ओरिजिनली सेकुलर टर्म इंक्लूड नहीं की गई थी। हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में। ये जो सेकुलर वर्ड है प्रियम्बल के अंदर 1976 में इंक्लूड की गई बाय अमेंडमेंट। कौन सी अमेंडमेंट, कौन सा संशोधन? बाय टर्म एडिड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो 1976 से पहले सुप्रीम कोर्ट की एक ज्यूरिसडिक्शन आई थी, उसका एक फैसला आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट said in 1974 that although secular word not mentioned in constitution, no doubt constitution makers wanted to establish such state यानी सेकुलर स्टेट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में अपने फैसले में ये बात कही थी कि ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेकुलर वर्ड हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन इसमें नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो संविधान निर्माता थे वो इंडिया को सेकुलर कंट्री ही बनाना चाहते थे और सेकुलर स्टेट ही उन्होंने बनाई है। कैसे बनाई है? क्योंकि सेकुलर कंटेंट कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। कैसे? हाउ? तो जो आर्टिकल 25 to 28 है, जो कि फ्रीडम देते हैं सभी रिलीजन को, गारंटी देते हैं फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। आर्टिकल 25 से 28 जो आर्टिकल्स हैं ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इन आर्टिकल्स के थ्रू गारंटी दी गई है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, स्वतंत्रता दी गई है सभी धर्मों को। पहली बात कि भारत के सभी नागरिकों को, सिटीजन्स को किसी भी धर्म को अपनाने की आज़ादी मिली हुई है। ठीक है, देन किसी के भी प्रवचन सुनने की आज़ादी मिली हुई है और फ्रीडम मिली हुई है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ वर्शिप। वो किसी भी धर्म के आइडल की पूजा कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं। सभी रिलीजन्स को अपने रिलीजियस अफेयर्स में पूरी की पूरी फ्रीडम मिली हुई है और फ्रीडम मिली है कि वो टैक्स पे उनको नहीं करना होगा। अपने रिलीजन को वो उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं। सभी धर्मों को इसमें फ्रीडम मिली हुई है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं
जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 25 से 28 में जो मिले हुए हैं ये फ्रीडम्स, ये फंडामेंटल राइट्स सभी रिलीजन्स को, तो ये जो फीचर्स हैं ये सेकुलरिज्म के ही फीचर्स हैं। ठीक है, तो नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांटेड टू एस्टैब्लिश सच स्टेट, सेकुलर स्टेट, एंड आर्टिकल 25 to 28 ग्रांटिंग द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो किसी भी धर्म को टैक्स पे नहीं करना पड़ता। All religion in our country, irrespective of their strength, have the same status and support from the state। इंडिया के अंदर जितने भी रिलीजन हैं उनको बराबर का स्टेटस मिला है, बराबर का सपोर्ट मिलता है स्टेट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बराबर की हेल्प मिलती है। ये देखे बिना कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, वो 3% हैं या 25% हैं, वो माइनॉरिटी में है या मेजॉरिटी में है, उनको इक्वल स्टेटस मिला है। ठीक है, तो यही है इंडिया का पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, सर्वधर्म समभाव की नीति। सेकुलरिज्म जो है वो दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेकुलरिज्म, पॉजिटिव सेकुलरिज्म एंड नेगेटिव सेकुलरिज्म। जो नेगेटिव सेकुलरिज्म होता है, जैसे वेस्ट का जो सेकुलरिज्म है, जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है, वो नेगेटिव सेकुलरिज्म है। नेगेटिव सेकुलरिज्म में गवर्नमेंट का, स्टेट का, सरकार का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता, दोनों अलग हैं। सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, रिलीजन एंड गवर्नमेंट। ठीक है, और जो सोवरेनिटी की बात करें, डिसीजन की बात करें, तो स्टेट का डिसीजन सर्वोपरि होगा, स्टेट सुप्रीम है, वही सोवरन है, रिलीजन नहीं। ठीक है, तो ये सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट जो होता है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म है, नेगेटिव सेकुलरिज्म है। इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो सर्वधर्म समभाव की नीति को अपनाता है और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है। मतलब बता दिया आपको कि ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, तो जो स्टेट्स होती हैं, जो अलग अलग राष्ट्र हैं, तीन तरह के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ स्टेट, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजन। मतलब ये जो 3 टाइप्स ऑफ स्टेट, ये जो कैटेगरी बनाई गई है, ये जो क्लासिफिकेशन की गई है स्टेट्स की, ये की गई है उनका रिलीजन के प्रति एटीट्यूड देखने के बाद, रवैया देखने के बाद, कि वो रिलीजन के प्रति उनका क्या रवैया है, उसके आधार पर ही ये क्लासिफिकेशन की गई है स्टेट की, अलग अलग राष्ट्र की, नेशन स्टेट की। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स होती हैं। एक होती है एथिस्टिक स्टेट। एथिस्टिक स्टेट यानी नास्तिक स्टेट, जिनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता, नास्तिक होती हैं, उनका गॉड में बिलीव नहीं होता, दे आर नॉन बिलीवर्स। ठीक है, नास्तिक होते हैं वो। सेकंड होती है थियोक्रेटिक स्टेट। थियोक्रेटिक स्टेट जिनका एक पर्टिकुलर रिलीजन होता है, वो प्रो रिलीजन होती हैं, वो प्रो गॉड होती हैं। ठीक है, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर अपना खुद का ऑफिशियल रिलीजन होता है। ऐसे राष्ट्र जिनका एक पर्टिकुलर रिलीजन होता है, ऑफिशियल रिलीजन होता है, उसी को ही सभी अधिकार मिलते हैं। ऐसे स्टेट को, राष्ट्र को, नेशन स्टेट को थियोक्रेटिक स्टेट बोलते हैं। जैसे पाकिस्तान का एक पर्टिकुलर रिलीजन है इस्लाम, बांग्लादेश उसका पर्टिकुलर एक रिलीजन है इस्लाम, ऐसे ही श्रीलंका का अपना पर्टिकुलर रिलीजन है। तो ये सभी
प्रो रिलीजन है, गॉड में बिलीव रखती हैं, ठीक है। तो ये थियोक्रेटिक स्टेट हुई। थर्ड कैटेगरी जो है स्टेट की वो है सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट जैसे इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, ये सेकुलर स्टेट्स हैं। तो सेकुलर स्टेट जहां सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाई जाती है, जहां सभी धर्मों को इक्वल स्टेटस दिया जाता है, खुद का कोई भी पर्टिकुलर ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया सेकुलर स्टेट। सेकुलर टर्म को हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे फोर्थ टर्म को, डेमोक्रेटिक। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक वर्ड जो है ये डेमोक्रेसी से बना है, और जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, डेमोस प्लस क्रेशिया। डेमोक्रेसी वर्ड दो शब्दों से मिलकर के बना है, डेमोस प्लस क्रेशिया। ये दोनों जो शब्द हैं ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ठीक है। डेमोस का मतलब होता है लोग, पीपल, जनता। क्रेशिया का मतलब होता है रूल, शासन। तो डेमोस प्लस क्रेशिया का मतलब हुआ जनता का शासन, लोगों का शासन, लोगों का तंत्र, पीपल्स रूल, रूल ऑफ पीपल। तो डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोकतंत्र, लोगों का शासन, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पावर है, सुप्रीम पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, जो सोवरेनिटी है, वो लोगों के हाथ में होती है। लोग डायरेक्ट रूल करते हैं या इनडायरेक्टली रूल करते हैं, आगे समझते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक वर्ड इसको हिंदी में बोलते हैं लोकतांत्रिक, ठीक है। डेमोक्रेटिक इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी यानी कि डेमोक्रेटिक वर्ड पॉपुलर सोवरेनिटी पर बेस्ड है, ये सिद्धांत पर बेस्ड है। पॉपुलर सोवरेनिटी यानी पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय पीपल, मतलब जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी, जो सुप्रीम पावर होगी, वो लोगों के हाथ में है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कोई छोटी कंट्री है, कम पॉपुलेशन है, तो वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रहती है, जहाँ लोगों के द्वारा डायरेक्ट रूल किया जाता है। लेकिन जब बड़ी कंट्री की बात करें, जैसे इंडिया की बात करें या यूएसए की बात करें, कनाडा की बात करें, जहाँ पॉपुलेशन भी बहुत हाई है, क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है और डाइवर्सिटी भी है, ठीक है, तो ऐसी जगह पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल, संभव नहीं होती। तो ऐसे में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाना पड़ता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो रूल है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि लोगों के द्वारा इनडायरेक्टली रूल किया जाता है। लोग अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, नेता चुनते हैं, लीडर चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। इसलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। लोग इलेक्शंस में अपना नेता चुन करके संसद भवन में, लेजिस्लेचर में या स्टेट लेजिस्लेचर में भेजते हैं, एमपी एमएलए को चुनते हैं। वो फिर लोगों के बिहाफ पर सरकार को चलाते हैं, ठीक है, कानून बनाते हैं। तो जो सुप्रीम पावर है वो उसकी एक्सरसाइज कौन करता है? वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोला जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर एंड मेक लॉज एंड रन द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे स्विट्जरलैंड एक छोटी सी कंट्री है, वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है।
जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए 4 डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, 4 तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। आप कह सकते हैं 4 टूल्स, 4 डिवाइसेस, 4 इक्विपमेंट्स, 4 इंस्ट्रूमेंट्स, औजार, हथियार, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट। इसके थ्रू डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाया जाता है। रेफरेंडम में क्या होता है कि जो भी लेजिस्लेचर या विधान पालिका के पास कोई कानून अधूरा पड़ा हुआ है, बिल है अभी पास नहीं हुआ, तो उसको पास करने के लिए, उसको उसकी सेटलमेंट के लिए उस बिल को, जिसको एक्ट बनाना है, कानून बनाना है, उसको जनता के पास, वोटर्स के पास भेजा जाता है। वो फिर डायरेक्ट वोट दे करके उसको कानून बनाते हैं, क्योंकि उसको रेफर किया जाता है लोगों के पास, इसलिए नाम क्या पड़ गया, रेफरेंडम। ठीक है। इनिशिएटिव में क्या होता है कि जब लोगों के द्वारा ही कोई इनिशिएटिव लिया जाए और किसी कानून को बनाने के लिए प्रक्रिया लोगों के द्वारा स्टार्ट की जाए, उनके द्वारा इनिशिएशन लिया जाए, तो उसको बोलते हैं इनिशिएटिव। वो लोग फिर कानून की प्रोसेसिंग को स्टार्ट करके लेजिस्लेचर में बिल भेजते हैं और एक्ट बनवाते हैं, तो इनिशिएटिव हो गया। रिकॉल में क्या होता है, रिकॉल में कोई अगर रिप्रेजेंटेटिव सही से काम नहीं कर रहा या ऑफिसर सही से काम नहीं कर रहा, तो उसको उसकी समय से पहले उसको हटाकर रिमूव कर लिया जाता है, वापस बुला लिया जाता है, रिकॉल कर लिया जाता है, तो बोलेंगे रिकॉल। 4th में क्या है, प्लेबिसाइट, जिसमें केवल लोगों का, पब्लिक का ओपिनियन लिया जाता है। ठीक है, किसी भी नेशनल इम्पोर्टेंस का कोई इश्यू हो, उससे रिलेटेड कोई राय, ओपिनियन लेना हो लोगों का, तो पब्लिक ओपिनियन जो लिया जाता है उसको प्लेबिसाइट बोलते हैं। विशेष तौर पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में ऐसा किया जाता है, ओपिनियन लिया जाता है। ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, जैसे इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी 2 तरह की होती है। एक तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दूसरी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में 2 हेड होते हैं, 2 मुखिया होते हैं। जैसे इंडिया में भी 2 मुखिया हैं, एक राष्ट्रपति और एक प्राइम मिनिस्टर, दोनों ही मुखिया हैं। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, सरकार का मुखिया होता है। और जो प्रेसिडेंट होता है, देश का राष्ट्रपति होता है, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, पूरे के पूरे राष्ट्र का मुखिया होता है, इसलिए नाम क्या है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये दोनों अलग हैंड, 2 हेड हैं, एक सरकार का मुखिया है, एक पूरे राष्ट्र का मुखिया है, एक प्राइम मिनिस्टर और दूसरा प्रेसिडेंट। ठीक है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यहाँ 2 हेड हैं। ठीक है। प्रेसिडेंशियल एक होता है, प्रेसिडेंशियल, यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां सिंगल हेड है। जहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहां सिंगल हेड होता है। यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां एक ही हेड है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही, वो सिंगल हेड ही सरकार का भी मुखिया है और स्टेट का मुखिया भी है, राष्ट्र का मुखिया भी है। ठीक है। तो इंडिया में क्या है, एक तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, दूसरा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है। तो जहां रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, जैसे इंडिया में भी है, तो कैसे फीचर्स, कैसी राज व्यवस्था देखने को मिलती है, ये देखिए। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, जहां रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, वहां एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेह रहती है। एग्जीक्यूटिव का मतलब हुआ जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं या मिनिस्टर्स हैं जो सरकार चलाते हैं, उनको एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, कार्यपालिका। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर जैसे पूरी की पूरी संसद भवन, राज्यसभा के सभी मेंबर, लोकसभा के सभी मेंबर, या फिर स्टेट के अंदर जो विधानसभा है उसके सभी मेंबर, पूरी की पूरी विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, सब के सब
लेजिस्लेचर का पार्ट है। तो सरकार जो है वो लेजिस्लेचर में विपक्ष आ जाता है, सभी पार्टियां उनके मेंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो जो सरकार है वो जवाबदेह रहती है लेजिस्लेचर के प्रति, विधानसभा के प्रति, संसद भवन के प्रति, संसद के सभी मेंबर्स के प्रति, ठीक है। पीरियोडिक इलेक्शंस, समय समय पर चुनाव होते हैं, कार्यकाल फिक्स है 5 साल, रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, स्वतंत्र रूप से जो न्यायपालिका है अपना काम करती है, किसी का भी कोई दखल नहीं होता। फाइनेंस के लिए भी वो किसी पार्लियामेंट पर डिपेंड नहीं है, बल्कि उसका अपना अलग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही सारे एक्सपेंडिचर्स लिए जाते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जो डेमोक्रेटिक टर्म दी गई है प्रियम्बल के अंदर, वो सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तक सीमित नहीं है। इट इंक्लूड्स ऑल्सो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। डॉक्टर B.R. Ambedkar said in the Constituent Assembly on 25th of November 1949, they said political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy। मतलब सोशल डेमोक्रेसी के बिना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं कर सकती ज़्यादा लंबे समय तक। जो बेस है वो सोशल डेमोक्रेसी है। देन व्हाट इज सोशल डेमोक्रेसी? सोशल डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइजेज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये जो 3 टर्म्स हैं, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता और फ्रेटर्निटी बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना, इन तीनों शब्दों को अलग अलग सेपरेटली नहीं देखना चाहिए, नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम्स। These 3 terms are the union of Trinity, ठीक है। तो to defeat one from the other is to defeat the very purpose of democracy। अगर इनमें से एक को भी कम कर दिया जाए, लिबर्टी हटा दी जाए, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी खाली रहे, तो इन दोनों का भी कोई मतलब नहीं है। इन तीनों में से एक को भी कम कर दिया तो बाकी दोनों टर्म्स का कोई मतलब नहीं है। सोशल डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं करेगी, और सोशल डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं करेगी तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अपने आप ही सरवाइव नहीं करेगी, ठीक है। देखिए, अगर लिबर्टी ना हो, स्वतंत्रता ही ना हो, तो समानता का और बंधुत्व की भावना का क्या मतलब रहेगा? स्वतंत्रता ही नहीं है तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब रह गया, ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी किस बात की? और अगर लिबर्टी तो है, इक्वालिटी नहीं है, तो जब इक्वालिटी ही नहीं होगी तो फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना, समानता के बिना कैसे रह सकती है? प्रेम प्यार कैसे रहेगा? तो जब भाईचारा ही नहीं रहेगा, बंधुत्व की भावना ही नहीं रहेगी, फ्रेटर्निटी ही नहीं रहेगी, तो यूनिटी कैसे रहेगी राष्ट्र के अंदर? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पॉसिबल नहीं है। देन सोशल डेमोक्रेसी खतरे में, देन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अपने आप खतरे में। यहाँ लाइन दी गई है, विदाउट लिबर्टी एंड इक्वालिटी विल प्रोड्यूस सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर मैनी। तो जब डिस्क्रिमिनेशन होगा, इक्वालिटी नहीं होगी, तो क्या होगा? सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर मैनी, ठीक है। कुछ लोगों का राज होगा और बाकी, तो इक्वालिटी नहीं, डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगी। एक प्रिविलेज क्लास अलग से रूल करने लगेगी, तो तब भी डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए कहा गया है टू डिफीट वन फ्रॉम द अदर इज टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। और अगर इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी, लिबर्टी अगर है नहीं है और इक्वालिटी है, तो इस चीज में बात कर चुके हैं हम कि इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव,
ठीक है, तो इन तीनों का इकट्ठा होना जरूरी है, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। ये तीनों होंगी तभी सोशल डेमोक्रेसी पॉसिबल है, और जब सोशल डेमोक्रेसी होगी तभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पॉसिबल है। इसलिए कहा गया है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये तीनों डेमोक्रेटिक टर्म जो प्रियम्बल में दी गई है, उसका मतलब है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो अब बात करेंगे फिफ्थ टर्म की, रिपब्लिक की। रिपब्लिक का हिंदी में मतलब होता है गणतंत्र। तो क्या होता है रिपब्लिक, उसको समझते हैं। देखिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटी, एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था दो तरह की होती है, एक मोनार्की सिस्टम होता है और दूसरा रिपब्लिक सिस्टम होता है। इंडिया के अंदर रिपब्लिक सिस्टम है, ठीक है। तो प्रियम्बल में रिपब्लिक वर्ड दिया गया है। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, रिपब्लिक स्टेट है, ठीक है। तो मोनार्की को समझते हैं पहले, फिर रिपब्लिक को समझेंगे। मोनार्की, मोनार्की के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी कि जो राष्ट्र का मुखिया होता है, वो मोनार्की सिस्टम में वो हेरिडिटरी पोजीशन होती है, एक हेरिडिटरी पोस्ट होती है। मतलब जो किंग और क्वीन होते हैं वो राष्ट्र के मुखिया होते हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। आगे चल के उनके जो बच्चे होते हैं उनको विरासत में यही पोस्ट मिल जाती है, इसलिए कहा गया है हेरिडिटरी पोजीशन, ठीक है। तो इलेक्शन के द्वारा नहीं, बल्कि हेरिडिटी कम्स थ्रू सक्सेशन, सक्सेशन के थ्रू, विरासत में ही वो पद मिल जाता है हेड ऑफ द स्टेट का, ठीक है। ब्रिटेन में यही सिस्टम है कि वहाँ किंग और क्वीन हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, आगे चलकर उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें विरासत में यही किंग और क्वीन की पोस्ट मिल जाती है, ठीक है। तो ब्रिटेन में यही सिस्टम है, मोनार्की सिस्टम। इंडिया में रिपब्लिक सिस्टम है। जहां रिपब्लिक सिस्टम होता है वहां हेड ऑफ द स्टेट होता है, जो HOS का मतलब है हेड ऑफ द स्टेट। वहां हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड हेड होता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है। कोई भी भारत का सिटीजन एलिजिबिलिटी को जो पूरा कर दे वो हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है, वो इलेक्टेड हेड होता है। जहाँ रिपब्लिक सिस्टम होता है वहाँ जो इलेक्शन हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फिक्स्ड टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड के लिए। USA में रिपब्लिक सिस्टम है, ठीक है। इंडिया में भी रिपब्लिक सिस्टम है। इंडिया में क्या है, इन इंडिया द हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर 5 years। तो इंडिया में जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट जो है, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो 5 साल के लिए चुना जाता है। तो क्या टाइम पीरियड है, क्या फिक्स्ड टाइम पीरियड है राष्ट्रपति के कार्यकाल का? 5 years, ठीक है। तो एक तो ये सिस्टम हो गया रिपब्लिक का। सेकंड मतलब है कि रिपब्लिक मीन्स जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है, वेस्टिंग पॉपुलर पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन पीपल, नॉट इन सिंगल हैंड। कि जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी होगी वो लोगों के हाथ में होगी, किसी सिंगल हैंड में नहीं होगी। किंग और क्वीन के हाथ में सारी सत्ता, संप्रभुता, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी, बल्कि लोगों के हाथ में होगी, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग रूल करते हैं, तो ये डेमोक्रेसी का ही पार्ट है रिपब्लिक। इंडिया में रिपब्लिक सिस्टम है, ठीक है। तो जो पावर है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी जो है, वो लोगों के हाथ में है, पीपल, ना कि किसी सिंगल हैंड में किंग और क्वीन के हाथ में है। एक और मतलब है इसका, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास। मतलब ऐसा कोई, इंडिया के अंदर ऐसा कोई अलग से समाज या वर्ग नहीं है जिसे विशेषाधिकार अलग से मिलते हों और बाकियों को ना मिलते हों, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं, ऑल पब्लिक ऑफिसेज ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मतलब हुआ रिपब्लिक का। सिक्स्थ जो टर्म है वो है जस्टिस। कैसा जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये प्रियम्बल के अंदर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का एक एम है, जस्टिस। प्रियम्बल में लिखा है टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। तो ये एम है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कि इस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं।
सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, सिक्योर्ड थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज दी गई हैं, उसके माध्यम से सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को सिक्योर किया गया है, इस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो क्या होती है सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इन तीनों को हम समझेंगे। उससे पहले जान जाओ कि जो जस्टिस टर्म है, जो ये आइडिया है, विचार है न्याय का, कि सभी व्यक्तियों को न्याय मिले, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। तो इस विचार को, इस आइडिया को, आइडियल ऑफ जस्टिस, इसको हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया था, रशिया की क्रांति से, रशियन रेवोल्यूशन 1917। ठीक है, तो सोशल जस्टिस क्या होता है? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड सो ऑन। मतलब सामाजिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, जाति के आधार पर, उसकी इकोनॉमी के आधार पर कि अमीर है या गरीब है, उसके जेंडर के आधार पर कि वो पुरुष है या महिला है, इन आधारों पर, या क्षेत्र के आधार पर कि किस क्षेत्र का है वो, भारत के किस क्षेत्र का है, इन आधारों पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, सभी को इक्वल स्टेटस मिले, समानता मिले, इक्वालिटी। ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, तो यही सोशल जस्टिस है। तो इसके लिए क्या है कि एक तो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास, कि अलग से कोई ऐसा विशेष वर्ग नहीं है जिसको विशेषाधिकार मिलते हों और बाकियों को ना मिलते हों, ऐसा कोई अलग से विशेष वर्ग, स्पेशल वर्ग नहीं है। ठीक है, सभी को इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाता है। दूसरा कि इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ वीकर एंड बैकवर्ड क्लासेस सच एज SC, ST, OBC एंड वुमेन। मतलब मान लो पहले ही जो वीक है या बैकवर्ड है, उसको, उसकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना, उसको इम्प्रूव करना, इम्प्रूवमेंट करना, ये सरकार का कर्तव्य है। ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है। ठीक है, तो SC, ST, OBC एंड जो वुमेन है, महिलाएं हैं, उनको रिजर्वेशन के माध्यम से और अन्य अलग से ट्रीटमेंट दे करके उनके उत्थान की कोशिश की जाती है। जैसे कोई बीमार हो तो उसको अलग से ट्रीटमेंट दे के ठीक किया जाता है, उसको नॉर्मल में लाया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से ये है, कोई वीक है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए अलग से इम्प्रूवमेंट के लिए कई पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो ये सोशल जस्टिस हुआ। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस में भी यही है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, उसके इकोनॉमिक आधार पर, अमीर गरीब, अमीरी गरीबी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन इकोनॉमिक बेसिस। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या है? प्रोविजन की एलिमिनेशन ऑफ ग्लेरिंग इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। की जो इनइक्वालिटी आ गई है, जो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है अमीर और गरीब के बीच में, उसको कम किया जाए, एलिमिनेट किया जाए, एलिमिनेशन ऑफ ग्लेरिंग इनइक्वालिटी, उसको कम किया जाए। कि ये जो भेदभाव आया, कैसा आया? वेल्थ, इनकम के आधार पर, वेल्थ, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस आधार पर भी भेदभाव ना हो और इसको कम किया जाए। कम कैसे किया जाएगा? कि जो अमीर है उसको ज़्यादा टैक्स लगाओ, जो गरीब है उसको सब्सिडी भी दी जा सकती है, पेंशन भी दी जा सकती है, कोई बिजनेस में भी कुछ इस तरीके की पॉलिसीज बनाई जा सकते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, तो जो सोशल जस्टिस है और इकोनॉमिक जस्टिस है, इन दोनों को अगर एक कर दें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहलाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। तो अब बात करेंगे पॉलिटिकल जस्टिस की। पॉलिटिकल जस्टिस में यही है कि सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, वोट देने का अधिकार सबको मिलता है। ठीक है, इक्वली मिलता है। इलेक्शन लड़ने का अधिकार सबको मिलता है, इक्वली मिलता है। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल वॉइस हो सबके पास, सभी पब्लिक ऑफिसेज में जाने के लिए कोई भेदभाव ना हो, सभी जा सकते हैं। ठीक है,
एक्सेस टू, क्या लिखा है, ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार में उनकी आवाज भी इक्वल रहे। तो ये हो गया जस्टिस। ठीक है, इसे हमने कहां से लिया है, रशियन रेवोल्यूशन 1917 से लिया है। तो अब बात करेंगे सेवंथ टर्म की, लिबर्टी की, स्वतंत्रता, फ्रीडम। ठीक है, तो क्या मतलब होता है, लिबर्टी क्या है, आज़ादी, कि हमारे ऊपर कोई बंदिशें ना हो, बंधन ना हो, आज़ाद जीवन जिए, लिमिटेशंस ना लगाई जाए ज़्यादा। ठीक है, जो काम करना चाहें उसको हम आराम से कर सकें फ्रीडम के साथ, कोई ज़्यादा हमारे पास रोक टोक ना हो, बाधाएं ना हो, ठीक है, बंधन ना हो, इन सब का अभाव, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, बंधनों का, बाधाओं का अभाव। ठीक है, ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के जीवन में उसके उसकी कार्यक्रमों में किसी प्रकार की बंदिशें ना हो, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। ठीक है, देन एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, उसको अवसर मिले, अवसर मिले किस चीज के, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट के अवसर मिले इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। ठीक है, अपने विकास करने में, अपने आप को का उत्थान करने के लिए उसको अपॉर्चुनिटीज भी मिले और कोई बंधन भी ना हो, इसका अर्थ यही है लिबर्टी का। ठीक है, तो जो प्रियम्बल में लिबर्टी वर्ड दिया गया है, तो क्या लाइन लिखी हुई है, प्रियम्बल में लिखा है, ये भी एक एम है कॉन्स्टिट्यूशन का, टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, तो जो लिबर्टी है, विचारों की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी बात कहने का, उसको एक्सप्रेस करने का की आजादी। ठीक है, अपने आप को अभिव्यक्त करने की, अभिव्यक्ति की आजादी। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, कहीं भी हमारा विश्वास हो सकता है, किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं। ठीक है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, कहीं भी विश्वास हो सकता है, उसकी आज़ादी है। फेथ, श्रद्धा हमारी कहीं भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। ठीक है, एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप, किसी की भी पूजा कर सकते हैं, किसी भी धर्म के, किसी डाइटी की, देवता की हम पूजा कर सकते हैं, किसी गॉड की पूजा कर सकते हैं, या नहीं भी कर सकते किसी की भी। तो ये इन चीज़ों के लिए भी हमें आज़ादी मिली हुई है। ठीक है, तो ये जो लिबर्टी है, ये तो एक एम है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, वेरियस प्रोविजंस एंड वेरियस राइट्स के थ्रू लिबर्टी सिक्योर की हुई है सभी सिटीजन्स के लिए। ठीक है, तो ये एनफोर्सिएबल है, मतलब ये कोर्ट के द्वारा लागू की जाती है। इसके कोई भी, किसी की भी लिबर्टी को अगर छीना जाएगा, उसको बंधन में लाया जाएगा, तो और वॉयलेट किया जाएगा, तो ऐसे में भारत का कोई भी नागरिक डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा करके अपने न्याय की मांग कर सकता है। ठीक है, और लिबर्टी को सिक्योर कर सकता है। तो देन सुप्रीम कोर्ट लिबर्टी को लागू करेगी, एनफोर्स करेगी। ठीक है, कोर्ट एनफोर्स कर सकता है, क्योंकि कोर्ट में जाकर के इसके वॉयलेट होने पर सिटीजन भारत का न्याय प्राप्त कर सकता है, जस्टिस प्राप्त कर सकता है, इसलिए ये जस्टिसिएबल है। ठीक है ना, तो लिबर्टी जो है वो असेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, असेंशियल फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। न केवल इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, बल्कि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए जो स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, वो इंपॉर्टेंट होती है उसके सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, तो इंडिया के लिए भी, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए भी लिबर्टी एसेंशियल है फॉर इट्स सक्सेसफुल फंक्शनिंग। देन जो ये लिबर्टी है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, 100% नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है बिना रोक टोक के, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज को भी करने लगे, नहीं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लगाई गई हैं। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस के साथ लिबर्टी को हम एंजॉय कर सकते हैं, इसलिए ये क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड इन नेचर।
लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड. Liberty is not a license to do what one likes, but enjoyed within limitations mentioned by the Constitution. तो लिबर्टी कोई लाइसेंस नहीं है कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है. सर्टेन लिमिटेशंस कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर दी गई हैं. उन लिमिटेशंस को फॉलो करते हुए ही भारत का नागरिक लिबर्टी को एंजॉय कर सकता है. तो ये जो लिबर्टी है ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है. ठीक है. तो ये जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है ये आइडियल है. लिबर्टी का जो विचार है इसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया था. फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 से 1799 तक. तो ये हुआ लिबर्टी.